इस सूरत हाल में अमेरिकी सदर ट्रंप को एक और बड़ा सियासी झटका लग चुका है। ये झटका सिर्फ किसी एक मुल्क की तरफ से नहीं बल्कि यूरोप की इज्तिमाई सियासी कुव्वत की जानिब से दिया गया है। पहले नेटो ने आबनाए हुर्मुज़ में बराह रास्त जंगी किरदार अदा करने से गुरेज किया। अब यूरोपीय यूनियन ने भी वाज़ेह तौर पर ट्रंप की इस मुहिम में शरीक होने से इनकार कर दिया है। इसी तनाजुर में यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह का दो टोक अंदाज में कहना है कि यूरोपीय यूनियन को मशरिक़ वस्ता में जारी अस्करी मिशन को आबनाए हुर्मुज़ तक फैलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस हवाले से यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह ने मजीद क्या गुफ्तगू की है। अब इस बयान ने दरअसल अमरीकी हिकमत अमली को बड़ा धचका पहुंचाया, क्योंकि ट्रंप इंतजामिया की एक कोशिश थी कि यूरोपीय ममालिक को हाथ मिलाकर एक वसी फौजी इत्तेहाद बनाया जाए ताकि ईरान पर दबाव बढ़ाया जा सके। लेकिन जब पहले नेटो और अब यूरोपीय यूनियन दोनों ने आबनाए हुर्मुज़ में बहरी अफवाज भेजने से इनकार कर दिया है, तो ऐसे में यह हकीकत मजीद वाज़ेह हो गई है कि आलमी बरादरी अमरीकी सदर की जानिब से खित्ते में मुसल्लत की गई जंग के हक़ में नहीं, जबकि यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय ममालिक इस तनाज़े को मज़ीद वसअत देने की बजाय सफारती हल को तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि उनके नज़दीक अगर ये जंग फैल गई तो ना सिर्फ मज़ीद शदीद बहरान का शिकार मईशत हो सकती है, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ दुनिया की तेल की सप्लाई की सबसे अहम गुज़रगाह है। और दिलचस्प बात यह है कि वाज़ेह इनकार के बावजूद ट्रंप अपने इत्तेहादियों से दोबारा मदद की अपील कर रहे हैं। वो मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई सिर्फ अमरीका की जंग नहीं बल्कि आलमी सलामती का मसला है। यही वो मकाम है जहाँ एक अहम सवाल जन्म लेता है, और वो सवाल ये है कि अगर अमरीकी दावों के मुताबिक ईरान की आला क़यादत को निशाना बनाया जा चुका है और जंग इख्तिताम के करीब है, तो फिर ट्रंप को इस जंग में इत्तेहादियों की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। दरहकीकत यह सवाल अमरीकी बयानिए की कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है। अगर वाकई जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी होती तो वाशिंगटन को किसी इजाफी इत्तेहाद की ज़रूरत न पड़ती। हकीकत यह है कि ईरान की जवाबी कार्रवाइयों ने अमरीकी मनसूबाबंदी को गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार कर दिया है। अमरीका को खदशा है कि अगर ईरान ने खित्ते में मौजूद अमरीकी ड्रोन और मफादात को निशाना बनाना जारी रखा तो अमरीका को तन्हा इस महाज का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए ट्रंप चाहते हैं कि यूरोपीय इत्तेहादी भी इस बोझ को बर्दाश्त करें, इस बोझ को बांटें। बहरहाल अब ये सारी सूरत हाल उस वक्त मज़ीद दिलचस्प हो जाती है जब खुद डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जंगी हिकमत अमली के हवाले से दिफाई मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए खुद इस बात का एतराफ़ किया कि ईरान की ताकत और रद्दअमल के अंदाजे में अमरीका से गलती हुई है। अब यह एतराफ़ दरअसल इस बात की निशानदेही करता है कि अमरीकी क़यादत ने इस जंग के मुमकिन नताइज का मुकम्मल अंदाज़ा नहीं लगाया था। आमतौर पर बड़ी ताकतें किसी फ़ौजी कार्रवाई से पहले उसके तमाम मुमकिन रद्दअमल और इलाकाई असरात का तफसीली जायज़ा लेती हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा महसूस होता है कि ईरान पर हमले का फैसला जल्दबाजी में किया गया है। ट्रंप इंतज़ामिया ने शायद ये समझ लिया था कि ईरान का जवाबी रद्दअमल महदूद रहेगा या फिर खौफ के बायस वो खामोशी इख्तियार कर लेगा, लेकिन अमली तौर पर सूरत हाल इसके बरक्स निकली है। ईरान ने ना सिर्फ भरपूर जवाबी कार्रवाई की बल्कि जंग को जोग्राफियाई लिहाज से वसी करने की सलाहियत भी जाहिर कर दी। यही वजह है कि अब अमरीकी प्रेसिडेंट दिफाई पोजीशन में दिखाई देते हैं और उन्हें अपने फैसलों की वजाहत देना पड़ रही है। जैसा कि हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप के बयानात के मुसलसल तजादात देखने में आए हैं। एक लम्हे में वो जंग के जल्द खात्मे की बात करते हैं और अगले ही लम्हे इत्तेहादियों से मदद की अपील करते नजर आते हैं। कभी वो अमरीकी फ़ौज कमज़ोर करार देते हैं और कभी उसकी सराफ करते नजर आते हैं। ट्रंप के अपने स्टेटमेंट्स में क्या यू टर्न्स, क्या तजादात हैं। इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप के बदलते हुए बयानात ने पहले से एक गैर यकीनी सूरत हाल को मज़ीद गैर यकीनियत का शिकार कर दिया है। कभी वो जंग के खात्मे की बात करते हैं, उनको लगता है कि जंग दिस बैटल इज़ ओवर नाउ, फिर वो इत्तेहादियों से मदद की अपील करते हैं, नेटो से मदद मांगते हैं, फिर यूरोपीय यूनियन से मदद मांगते हैं और इंटरेस्टिंगली दोनों तरफ से रिस्पांस मस्बत नहीं आता है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप इस मखमसे का शिकार, इस गैर यकीनियत का शिकार क्यों है? क्या मिस कैलकुलेट कर गए हैं और अब इससे निकलने के लिए उनको कोई नैरेटिव नहीं मिल रहा है, कोई बयानिया नहीं मिल रहा है? हो क्या रहा है मैडम? बिल्कुल उनको कोई ऑफ रैप नहीं मिल रहा है। वो एक वीकेंड वॉर पे आए थे और वीकेंड के बाद उन्होंने फ्राइडे इवनिंग को ये शुरू किया और उनको लगता था कि मंडे मॉर्निंग तक स्टॉक एक्सचेंज खुलने तक वो एक ह्यूज विक्ट्री लेकर जो है उसके बाद जो है उसका फतह का जो है जश्न मना रहे होंगे। और कैलकुलेशन उनकी बिल्कुल ख़राब हो गई, क्योंकि उनको कैलकुलेट करके देने वाले जो हैं वो अपनी झूठ और मुनाफ़िकत में उनको एक ऐसे ट्रैप में फंसा चुके हैं जहाँ से अब उनके लिए निकलना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए फिर हमें लगता है कि उनको समझ नहीं आ रही। अब वो क्या कहें, कभी वो कहते हैं जैरेड कुशनर ने, उनके दामाद ने उनको इसमें धकेल दिया, फिर विटकॉफ को कहते हैं कि उसका कसूर है, पीट हेगसेथ को कहते हैं, मार्को रूबियो कहते हैं अगर हम ना जाते तो इसराइल ने खुद ही चले जाना था। तो अजीब पिटी वाली सिचुएशन है। समझ में नहीं आता कि क्या अब इनका अगला लाहे अमल होगा। ये इनकी हालत बिल्कुल उस
शख्स की है जिसकी होशो हवास कायम नहीं होते, तो सारे बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं कि कब जो है ये सोबर हो, तो फिर इससे कोई रीजन आउट किया जाए इसे। पुतिन से बात करके वहां से मुंह की खा के देख ली, 1 घंटा उससे बात की और उसे कहते रहे कि जी सीज फायर करवाओ। उसने कहा सीज फायर बिल्कुल नहीं हो सकता, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन होगा, कोई सिक्योरिटी आर्किटेक्ट होगा। 31 मार्च को चाइना का विजिट प्लान किया हुआ है, स्टेट विजिट। तो कल फरमा रहे थे कि अगर चाइना चाहता है कि मैं विजिट करूं तो फिर उनको इस जंग को रुकवाना पड़ेगा। अब इस बात पे पता नहीं हंसा जाए या रोया जाए। कभी कहते हैं यूरोपियन ममालिक को कि आप जो हैं आकर स्टेट ऑफ हुर्मुज खुलवाएं, और कभी कहते हैं कि स्टेट ऑफ हुर्मुज खुलवाना तो कोई मसला ही नहीं है। और उनका जो वॉर मिनिस्टर है वो कहता है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज खुली हुई तो है, बस अगर ईरानी उस पे जहाज़ों पे हमला ना करें। तो ये सारा कुछ देखकर आपको लगता है कि हमारी बदकिस्मती इससे बड़ी और क्या हो सकती है कि ये लोग जो हैं वो दुनिया चला रहे हैं। तो फिर पॉइंट ये है कि ये लोग दुनिया नहीं चला रहे हैं, इनके पीछे कुछ और चेहरे भी हैं जो ये दुनिया चला रहे हैं, और उनका मकसद जो है सिर्फ अपना ज़ाती मफाद है, अपनी हेजमनी है। इस दुनिया के अंदर क्या होता है ये, इससे उनको कोई मसला नहीं। कितने अमरीकी मर जाते हैं, 50 से ज़्यादा जो है वो जो इंफॉर्मेशन है, जो खबरें फ्लोट कर रही हैं, ये तो 3 से 6 से के अलावा मानते ही नहीं हैं। तो 50 के करीब कह रहे हैं जी KIA हैं अमेरिकन, और 500 के करीब जख्मी हैं, और एम्बुलेंसेज, एयर एम्बुलेंसेज भर भर के जो अच्छा हैं अच्छा वो डॉक्टर साहब, इस गैर यकीनी सूरत हाल से, बदलते हुए स्टेटमेंट्स के साथ, जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो तो एट स्टेक है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा फरीक है यानी ईरान, उसका एग्रेशन भी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। अब वो भी किसी सूरत नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठने को, कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। और जो रीसेंट स्टेटमेंट आया है मुश्तबा ख़ामनाई साहब का, वो बड़ा क्लियर है, और वो अपने स्टांस के अंदर बहुत कि किसी भी सूरत वो एक कदम भी, 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो जितना ज़्यादा डिले आएगा तो ये एग्रेशन तो मज़ीद बढ़ता चला जाएगा, मेज़ पर बैठने के चांसेस तो कम होते नहीं चले जाएंगे। जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो जंग होती है, अल्टीमेटली उसने ख़त्म होना ही होता है, और उसका कोई निगोशिएटेड सोल्यूशन ही होता है। ये हिस्ट्री में हमें यही मिलता है। बहुत कम आपको ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस मिलेंगे जिसमें हमने देखा होगा कि फतह का मतलब है कि जो जगह है उसको तबाह बर्बाद करके आग लगा दी गई है। बहुत कम है, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही हल होती हैं। जहाँ तक ईरान की एग्रेशन का है, तो ईरान की पोस्चरिंग है। साहब, आप बात कर रही थी कि ईरान जो कर रहा है वो एक पोस्चरिंग है, आपकी बात कर रही है बिटवीन अ हार्ड वॉल और रॉक के, वो पोस्चरिंग ही करेगा। उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। निगोशिएशन वो कर चुका, और कितनी निगोशिएशन उससे करवानी है। निगोशिएशन करते करते ही तो उस पर अटैक हो गया है। अब अगर वो निगोशिएशन के लिए फिर बैठ जाता है तो क्या अटैक नहीं होना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये है कि ईरान को डिसफंक्शनल करना है, उसको किसी किस्म की फंक्शनल हालत में नहीं रखना। जब आप एक सिविलाइजेशनल स्टेट के पास ऑप्शन ही ये रखते हैं कि तुम्हारे पास ABC ऑप्शन ही ये है कि तुम कंप्लीट सरेंडर करो, तो फिर वो पोस्चरिंग करती है। और उस पोस्चरिंग की हमारे लिए उसमें ये है कि गल्फ जो है उसके अंदर क्यों जो है वो कोलेटरल बन रहा है। अब मसला ये है कि रिसेंट जो खार्ग आइलैंड के ऊपर पूरे का पूरा अटैक हुआ है, वो सारे का सारा इनिशिएट हुआ है UAE से। तो जब हम बीच में पाकिस्तानी मीडिएट कर रहे हैं कि अगर गल्फ कंट्रीज नहीं इस्तेमाल होने देते अपने टेरिटरी को ईरान पे अटैक के लिए, तो ईरान अटैक नहीं करेगा। लेकिन गल्फ कंट्रीज जो हैं उनको भी तो किसी चीज़ की तरफ देखना ही होगा। वो भी तो आखिर इस अबहाम से बाहर निकलेंगे और रियलिटी को देखेंगे कि ईरान पे हमले अगर हम कर नहीं रहे तो उनको फैसिलिटेट ज़रूर कर रहे हैं, और ईरान के सारे लेजिटिमेट टारगेट ज़मीन के नीचे हैं। और जितनी बम्बार्डमेंट हो रही है उनके स्कूलों पे, उनके बच्चों पे, उनके अस्पतालों पे, फायर ब्रिगेड्स पे और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रही है। और वो कहाँ से रही है? प्राइमरीली गल्फ कंट्रीज से, और उनमें से भी UAE में से। तो उसके बाद फिर हम सऊदी अरेबिया से हमने बात की है, हमने ईरान से बात की है, लेकिन हम बहरहाल किसी की वॉर तो नहीं प्लान कर रहे। तो सऊदी अरेबिया जो है उसने इस बात से इनकार कर दिया कि ठीक है, अगर बात यही है तो फिर ईरान को पर हमला करने के लिए मेरी सॉइल इस्तेमाल नहीं होगी। तो जब हम ये देखते हैं कि एग्रेशन है ईरान में, तो ईरान तो इस वक्त लीस्ट एग्रेसिव है। ईरान ने तो ये कहा है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज खुली हुई है उन तमाम शिप्स के लिए जो पेट्रो युआन की बात करते हैं या ट्रेड करते हैं युआन में। अगर आपको स्टेट ऑफ हुर्मुज से गुजरना है तो आप मेरे पास आएं। वो तो आपके सामने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की फिजिकल मैनिफेस्टेशन दे रहे हैं।
वो तो आपको चांस दे रहे हैं रशिया और चाइना को कि हम जहां तक जा सकते थे हमने कर लिया, यही आपका विजन था, यही आप करना चाहते थे कि ओल्ड सिस्टम नहीं चल रहा है, पेट्रो डॉलर की हेजमनी है, तो इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। अब थोड़ी सी हिम्मत आपने भी करनी है और ट्रेड कराएं, आप युआन में कराएं और जहाज यहां से गुजर जाए, और जिस और जहाज ने गुजरना है हमसे बात करें। अब हमसे बात करने पे हमें बहुत हैरत होती है, हमें आदत नहीं है किसी और को अपनी बात मनवाते हुए देखने की। जंग एक बहुत अगली चीज है, इसमें दोनों पार्टीज का बहुत नुकसान हो रहा होता है, इसमें कुछ भी सेलिब्रेट करने वाला नहीं होता। लेकिन अगर हम ये देखें, अगर हम अपने आप को ईरान के उसमें इफ वी पुट आवरसेल्फ इन द इरानियन शूज, तो हमें समझ में आ जाएगा कि इन उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। आप ऑप्शन देना कि आपकी ऑप्शन ए ये है, बी ये है, सी है। अब ये जंग रुकनी तभी है जब रशिया और चाइना ने ये समझ लेना है कि अब इकोनॉमिक कॉस्ट जो है उनको नुकसान दे रही है, क्योंकि उन्होंने जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया हुआ है उसमें ये है कि थोड़ा सा हम अपना नुकसान कराएंगे, लेकिन इस चक्कर में जितना वेस्ट का नुकसान होगा उसकी कमर टूट जाएगी, खासतौर पर अमेरिका का, और ये हमारे तो फायदे में क्या है। ये समझा और जो जाए कि ये एक ट्रांजिशनरी फेज है, ट्रांजिशन है टुवर्ड्स न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? बिल्कुल, ये दो सिस्टम्स की है। इसमें जो भी सिस्टम जीतेगा वो अगले 100 साल तक हम हमारे सर पे मुसल्लत होगा। अगर हम इस इक्वेशन को समझ लें तो हमें गल्फ कंट्रीज के एटीट्यूड की भी समझ आ जाती है। सऊदी अरेबिया अपना 80% प्लस जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो चाइना बेस्ड कर चुका हुआ है। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि सऊदी अरेबिया को रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे अमेरिकन एयरबेस जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, लेकिन वो फिलहाल ओपनली ये नहीं कहना चाहते हैं कि जो नई अमर्जिंग पावर है हम उसके साथ अलाइन हो गए हैं, क्योंकि गल्फ कंट्रीज जो है रेत के ऊपर शीशे के महल बना के बैठे हुए हैं। उनका सिक्योरिटी सिस्टम अपना नहीं है, फूड प्रोडक्शन अपनी नहीं है, कोई दरिया अपना नहीं है, कोई पुरानी सिविलाइजेशन नहीं है। नमकीन खारा पानी प्लांट के जरिए मीठा करके पीते हैं, खाना मंगवा के खाते हैं, सिवाय उनके पास क्रूड ऑयल की और कोई चीज नहीं है। तो उनको पता है कि हमें हर सूरत में किसी ना किसी बड़ी ताकत का साथ बनना है या देना है। तो अब अगर अमर्जिंग पावर की बात है चाइना की, तो चाइना को फिर एक्ट करना पड़ेगा एक पावर के तौर पे। और अगर वो ये समझता है कि 2050 तक मैं एक बड़ी ताकत के तौर पे फिजिकली अपने आप को दिखा ही नहीं सकता, तो बाकी मुल्क जो है वो बेवकूफ नहीं है कि अपना अगला फिस्कल ईयर जो है उसको बर्बाद कर ले, आईएमएफ का ऑक्टोपस अपनी गर्दनों में फंसा ले और पूरा ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन जो है उसके सामने खड़े हो जाएं और उसके बाद आइसोलेट होकर सैंक्शन हो जाएं। अब मुल्कों की जो अपनी इंटरनल चीज है, अपनी बका जो है वो इस चीज पे टिकी हुई है कि ये ऊंट बैठता किस करवट है। सऊदी अरेबिया जो है वो बाकायदा चाइना के साथ जो है हर तरह की अलाइनमेंट जो है वो करने के लिए तैयार है, मगर इस जंग में अगर ईरान नहीं बच पाता खुदा न खास्ता, तो ये ईरान की शिकस्त तो है ही, ये चाइना और रशिया की भी क्रेडिबिलिटी की बहुत बड़ी शिकस्त है, और अगले 100 साल तक हम यूनिपोलैरिटी देखेंगे और वेस्टर्न हेजमनी देखेंगे। तो यानी चाइना और रशिया के स्टेक्स भी डॉक्टर साहब आप ये कह रही हैं बहुत हाई हैं, तो अभी जो चल रहा है इसका मतलब ये है कि फौरी तौर पे चाइना और रशिया तो इस जंग में कूदने या फायर फाइटिंग के लिए या नेगोशिएशंस के लिए तैयार नहीं होंगे। उन्हें तो सूट करता है कि इसको अभी चलने दें इस तमाशे को, अनटिल अनलेस ईरान को कोई खास डैमेज ना हो। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, आप सही बिल्कुल पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि ये जंग अकेला ईरान नहीं लड़ रहा है, रीजनल पावर्स उसके साथ हैं, हार्डवेयर, मिलिट्री इक्विपमेंट और बाकायदा सैबोटेज और रिकॉनेसेंस की इंफॉर्मेशन, टारगेट की जो टारगेटिंग है वो इंफॉर्मेशन, सैटेलाइट और बेदू टेक्नोलॉजी, सब कुछ उनके पास है। जहाज़ों के जहाज़ जो हैं जब हम ऑब्जर्व कर रहे थे तो पिछले 3-4 महीनों में तो बहुत ज़्यादा हार्डवेयर चाइना और रशिया से इनके पास आया है। हमारी तरफ से उनको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस सपोर्ट है, जिसपे सऊदी अरेबिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो लोग जो हैं जो ख़ास तौर पे वेस्टर्न मीडिया के टॉकिंग पॉइंट कॉपी करते हैं या सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं, वो इस वक्त कंफ्यूज हैं। तो सिचुएशन कोई प्लेजेंट नहीं है, बहुत बिटर है, बहुत ब्रूटल है, इंसानी जानों का नुकसान है, लेकिन पॉलिटिक रियल है, और रियल पॉलिटिक्स जो है वो ब्रूटल ही है। और वो ये तकाजा इस वक्त कर रही है कि अगर इस वक्त जो है चूहा जो है वो चूहेदानी में आया हुआ है, तो फिर थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लेते हैं, देखते हैं कि हम कितना बर्दाश्त करते हैं, और कितना बर्दाश्त करने के बाद हम ये देख पाते हैं कि एक एम्पायर से पंगा लिया हुआ है, और एम्पायर जाते जाते भी बहुत नुकसान कर देती है, और अगर वो कोई इतना बंकर और बेलाकोस्ट किस्म का रिएक्शन दे देते हैं इन द टर्म ऑफ न्यूक्लियर, तो उसको कैसे रोकना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंटिन्यूसली अंडर ऑब्जर्वेशन होती हैं, लेकिन ईरान जानी नुकसान के अलावा इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड पे है, और
हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि हमारे ग्लोबल साउथ में कोई मुल्क जो है वो टर्म्स को अब खुद से डिक्टेट दे रहा है और बाकी उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। अमेरिका अब सिर्फ ईरान पे रिएक्ट कर रहा है, उसकी कोई वॉर प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। हर रोज एक नई प्लानिंग है, हर रोज एक नई सजेशन है, केओस और पैनिक है। ठीक। और वहां पे ये नहीं बताया जा रहा कि कितने लोग मर गए हैं। 7 जहाज जो है ईरान ने गिरा दिए हैं, तो 2 तो फ्रेंडली फायर थे, एक को आग लग गई, अल्टीमेटली मानना पड़ा। अब आहिस्ता आहिस्ता उनका नैरेटिव इस तरफ जा रहा है कि ईरान नहीं है, ये रशिया भी साथ में लड़ रहा है।